हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस टू लेक्चर सीरीज का 50 नंबर लेक्चर है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोग 50 नंबर लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया है और ये लेक्चर देखे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ही कंटिन्यू रहिएगा। मैं भी कंटिन्यू रहूँगा, लेक्चर लेके आता रहूँगा और आप लोगों को भी कंटिन्यू रहना है। आज का ये लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में होने वाला है, मेंस पर्सपेक्टिव से। छोटा सा लेक्चर होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इससे पहले आपने बहुत बड़े बड़े लेक्चर भी देख लिए हैं, तो आज थोड़ा छोटा लेक्चर ही लेके आने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आशा है कि इससे पहले जो भी वीडियो जाए उसको आप सब लोगों ने देख लिया है, उसके नोट्स भी बना लिए हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है और प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो नहीं देखे हैं उसको खोलिए, देखिए, नोट्स बनाइए। साथ ही अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है, थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसको शेयर करते जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है। साथ ही जब भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। सबसे पहले जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या। ठीक है, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है। हिंदी में अगर हम करते हैं तो हिंदी में इसका मतलब होता है संविधानवाद। ठीक है, क्या कहते हैं? संविधानवाद। इज्म है ना, अगर इज्म है तो कुछ ना कुछ वाद आएगा, लास्ट में आईएसएम है तो कुछ ना कुछ वाद आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इज्म, तो ये संविधानवाद समझ, एक तरीके से आप इस तरीके से हिंदी में याद रख सकते हैं, संविधानवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम सब लोगों ने देखा है पहले भी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे है ना, उस सब के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जिसके थ्रू लेजिटिमेसी प्रोवाइड होता है, जिस मैकेनिज्म के थ्रू लेजिटिमेसी प्रोवाइड होता है, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, it cannot be confused with the legality of the acts of the officials in गवर्नमेंट सेटअप। किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में जो ऑफिशियल्स हैं, उनके उनके जो लीगलिटी, उनके जो लीगल थिंग्स होंगे, वो किस तरीके से कानूनी रूप से सही काम कर रहे हैं, या फिर उनको कितने रूल बाउंड रहना है, ये सब डिफरेंट थिंग है, ये सब डिफरेंट चीज है। इसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट शैल बी बाउंड विथ चेक, कंट्रोल एंड रूल। मतलब गवर्नमेंट को किस चीज से बाउंड रहना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा चेक होना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन उसको चेक करेगी, साथ में कंट्रोल करेगी और रूल भी करेगी। थोड़ा सा रूल उसको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, रूल रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, समझिए। तो इस तरीके से ये क्या कह रहे हैं कि ये लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कह रहे हैं। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट होगा, मतलब गवर्नमेंट को संविधान के द्वारा जो है हमेशा जो है बार बार जो उसका चेक किया जाएगा उसको। ठीक है, कुछ उसको सीमा के अंदर रहना होगा, एक दायरे के अंदर उसको रहना होगा, साथ में ही उसको कंट्रोल में रहना होगा और रूल फॉलो करना होगा। ये चीज कहा जाता है, गवर्नमेंट को ये सब चीजें फॉलो करनी होगी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में यही सब चीज आती है। अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो हम लिख सकते हैं, constitutionalism is a legal principle that mandates control over the exercise of governmental power to ensure that democratic principle on which the government is formed are not destroyed। क्या मतलब हुआ कि ये एक लीगल प्रिंसिपल है। ठीक है, वो ये मैंडेट करता है कि जो गवर्नमेंटल पावर जो है, उसका जो कंट्रोल है, उसका जो कंट्रोल है, मतलब एक तरीके से आप समझिए कि उसका जो एक्सरसाइज है, वो जो कुछ भी करता है गवर्नमेंटल पावर, तो ये इसी में इंश्योर करता है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को इंश्योर करता है वो। ठीक है, और ये चीज जो है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, एकदम इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। मतलब वो किसी भी तरीके से ऑटोक्रेटिक नहीं है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, अगर मैं इसको और सरल तरीके में आपको बताना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, एक सामान्य अर्थ में यह विचार है कि सरकार की सत्ता संविधान से उत्पन्न होती है, उसी से इसकी सीमा भी तय होती है। ठीक है,
और इसमें संविधान की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। अब जैसे अधिकारियों को मनमाने निर्णय की छूट होने के स्थान पर कानून के राज्य का पक्ष लेना ही संविधानवाद है, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि संविधान की मूल भावना यह है कि सरकारी अधिकारी कुछ भी और किसी भी तरीके से करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति की सीमाओं के अंदर रहते हुए ही कार्य करने की आजादी है, ठीक है। और वह भी संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार। समझ गए इस तरीके से। तो ये विधि का जो शासन है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसको आप जो है दरकिनार नहीं कर सकते, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रिंसिपल हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, वो देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पहला है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, फेडरल स्ट्रक्चर, सब वही घिसी पिटी बातें जो पहले हम पढ़ते चले आ रहे हैं। ये सब चीज आप मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको नोट डाउन करके रख लेना है, एग्जाम टाइम में यही रिप्लिकेट करना है, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है अपनी, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। साथ ही रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट का होना जरूरी है, ये भी इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रिंसिपल है। फिर पुलिस जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है फिक्स है। सिविलियन कंट्रोल द मिलिट्री, सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री का जो है वो भी सिविलियन कंट्रोल जो है मिलिट्री का, वो भी एक इसका जो है प्रिंसिपल है। साथ में है पॉपुलर सोवर्निटी होना चाहिए, सोवर्निटी पॉपुलर है मतलब संप्रभुता, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो भी एक इसका पार्ट है। रूल ऑफ लॉ, बेसिक स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर। संविधान से रिलेटेड आपको जितना कुछ समझ में आ रहा है, जितना वर्ड आपने सीखा है, सब इसमें लिख सकते हैं आप, ठीक है। जो कीवर्ड्स हैं वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। तो कुछ मैंने मूल मूल जो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में वो मैंने बता दिया आपको, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये ऐसा ही डायग्राम, इसको बोलते हैं हब एंड स्पोक डायग्राम, ठीक है। इसको आप फॉलो कीजिए। कहीं भी अगर आपको लगे कि कुछ कम शब्दों में ज्यादा चीज बताना है, तब वहां पे हब एंड स्पोक यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, अब देखिए मैं बार बार ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड लिखा नहीं हूँ, उसके जगह पे मैंने ऐसे सी करके गोल घेरा मार दिया है, ठीक है, ताकि आपको जल्दी जल्दी नोट्स बनाने में होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जहां भी ऐसा होगा सी गोल घेरे के अंदर यानी एक सर्कल के अंदर सी होगा, तो उसको आप समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन रामेश्वर प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये केस था, ये रामेश्वर प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ठीक है। इसी केस में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को जो है क्या किया गया रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। देखिए द कोर्ट ओपाइंड, कोर्ट ने क्या कहा, द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट एवोर्स abolition, it is premised on the rule of law in which subjective satisfaction is substitute by objectivity provided by the प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इसको एज इट इज आप लिख लीजिएगा, एज इट इज रट्टा मार लीजिएगा। देखिए ये क्या कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है मतलब या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है गवर्नमेंट का, एक तरीके से ये एब्सोल्यूटिज्म को जो है वो अवॉइड करता है, अवॉइड कर मतलब एक तरीके से कहिए कि उससे 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 घृणा करता है, ठीक है। एब्सोल्यूटिज्म कुछ नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूटिज्म को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग किस चीज को फॉलो करते हैं कि हमको रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जो सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन होता है उसका, हर एक मतलब सेंटेंस बाय सेंटेंस उसका मीनिंग जो है वो अलग होता है। अलग व्यक्ति जो है वो उसके बारे में अलग विचार रख सकता है, सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ ही जो सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन होगा वो सब्सटीट्यूटेड बाय ऑब्जेक्टिविटी होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी के द्वारा सब्सटीट्यूट किया जाएगा जो भी सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन होगा उसको, ठीक है। एंड प्रोवाइडेड बाय द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल itself or provided by the constitutions provided by the provision of constitution itself। समझ गए, मतलब जो भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के उसके द्वारा ही वो प्रोवाइड किया जाएगा वो ऑब्जेक्टिविटी। देखिए मैंने कहा कि रूल ऑफ लॉ हर एक व्यक्ति के विचार से अलग होगा, लेकिन जो संविधान के रूल में लिख दिया होगा उसको व्यक्ति अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता है। मैं मानता हूँ कि इसमें वेग नेचर है उसका। आपने देखा होगा कि कई बार इसकी बात आती है कि क्लियर डेफिनेशन नहीं लिखा रहता है, सब्जेक्टिव हो जाता है थोड़ा सा। तो रूल ऑफ लॉ ही होगा, जिस चीज के बारे में जैसा लॉ बना दिया गया है वो ऑब्जेक्टिव होगा, वो सब्जेक्टिव नहीं होगा। लेकिन उस चीज का इंटरप्रिटेशन जो है अलग अलग जज लोग जो है वो अलग अलग कर लेते हैं, ये अलग चीज है, ठीक है।
इस चीज़ को आप समझ गए। आप इसको ऐसे एज इट इज लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा उसको, ठीक है। चलिए, आप समझ गए, बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगला कह रहे हैं कि जो इसी में कुछ केसेस आए थे, जैसे आई आर कोयलो केस के बारे में कल भी हमने चर्चा की थी। आई आर कोयलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में कहा गया, देखिए, कहते हैं कि द कोर्ट, एक मिनट, द कोर्ट हेल्ड द कोर्ट हेल्ड दैट constitutionalism is a legal principle that requires control over the exercise of governmental power, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एक लीगल प्रिंसिपल है, जो जिसको किस चीज का जिसको किस चीज का रिक्वायरमेंट है, वो दैट रिक्वायर्स कंट्रोल ओवर द एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंटल पावर। मतलब गवर्नमेंटल पावर का जो भी एक्सरसाइज है, जो गवर्नमेंट जो भी पावर एक्वायर करती है, जो भी उसके पास पावर होते हैं, उसको जब यूज करती है, उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो जो वो उस कंट्रोल की बात हो रही है, ठीक है। तो दैट कंट्रोल, उससे क्या होगा कि क्यों भाई ये ऐसा कंट्रोल की बात क्यों हो रही है, टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑन विच द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड शैल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब अब उस कंट्रोल के बारे में इसलिए बात हो रही है कि सरकार जो है वो रूल ऑफ लॉ के अंदर बाउंड रहे। जिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे उस सरकार का गठन हुआ है, ठीक है, जो सत्ता बनाई गई है, उसी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करना है, कोई अपने मन से नहीं लेके आना है, ठीक है। और ये जो हमारा संवैधानिक नेचर है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए आईआर कोहेलू केस पर स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये बात कही गई थी, ठीक है। फिर सीजेआई जो थे, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जो थे, उन्होंने कहा था मिनर्वा मिल केस में, मिनर्वा मिल केस था, मिनर्वा मिल पता है एक मिल था, एक मिल का नाम था, ये अगेंस्ट चली गई थी, क्या कहते हैं, एक लॉ आया था मिनर्वा मिल, आपने पढ़ा होगा, मैंने कल ही बताया था आपको मिनर्वा मिल्स केस के बारे में। तो उस मिनर्वा मिल्स केस में क्या हो गया था, मिनर्वा मिल्स केस में मतलब ये जो मिनर्वा मिल्स वाले लोग, एक मिल था, ये लोग अपना चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, उसके अगेंस्ट में। मतलब किस चीज का पावर था पता है, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था, उसके अगेंस्ट में चले गए थे ये लोग सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, मिनर्वा मिल केस में। तो इसमें चीफ जस्टिस ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्रीसियस हेरिटेज एंड देयरफॉर यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब ये कहा कि यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स आइडेंटिटी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरीके से बहुत ही प्रीसियस हेरिटेज है, हमारा जो है अमूल्य धरोहर है, इसीलिए आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। किसमें कहा था, मिनर्वा मिल केस में कहा था, ठीक है। अब ये एक दो लाइन अगर आप याद रख लीजिएगा ना, तो इससे आपके मतलब आंसर का वेटेज बढ़ जाएगा। इसलिए ये सब वर्ड, ये सब सेंटेंस रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। समझ गया, बढ़िया। आगे देखिए, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, इतना ही। देखिए, इसमें मैंने जानबूझ करके इसका इशू वगैरह वगैरह सब नहीं दिया है अभी, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। मैं ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लेक्चर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसको बना के लिख करके रख लीजिएगा ताकि इसका यूज आप कर सकें, ठीक है। इसका कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, अगर कंक्लूजन में अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज एट द हार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी in the world today, ठीक है, as it can provide the necessary checks and balances on the use of excessive power of various organs of the government, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि ये संविधानवाद जो है, ये गुड गवर्नेंस के के हृदय में निवास करता है ना। मतलब ये एक तरीके से डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस का दिल है ये, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो इन गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेसी का कोई मीनिंग नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए जो है इसका नेसेसरी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि जो उसका पावर का जो एक्सरसाइज है वो सही तरीके से हो सके, ठीक है। फिर कहा कि इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर एक्सेसिव एब्यूज ऑफ स्टेट पावर इज ऑल टू कॉमन। मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है, ठीक है, जो राइट है, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, जिससे कि स्टेट जो है मनमाने तरीके से
एक्सेसिव अब्यूज ना कर सके पावर का, ठीक है। ये जो जनरली ये कॉमन देखा जाता है, ऐसा जो पावर का अब्यूज देखा जाता है वो ना देखा जाए, और जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ का रक्षा करे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फॉलो भी करे, ठीक है। फिर कहते हैं कि हाउएवर अ कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉर्म्स अ गुड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है, बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल टू अचीविंग डेवलपमेंट फॉर ऑल। अगर यद्यपि हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो एक गुड प्रैक्टिस है डेमोक्रेसी के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है ये दोनों जो है तरीके से डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, इसको मतलब अगर अचीव करना है सच में, तो इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है बहुत बड़ा एक सहयोगी साबित हो सकता है, जिससे क्या होगा, जिससे सबका डेवलपमेंट जो है, सबका विकास संभव हो सकेगा। तो इस तरीके से आप कॉन्क्लूजन अपने मन से भी बना करके लिख सकते हैं। देखिए, आज के लेक्चर में था इतना ही और कुछ था नहीं, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, बहुत कृपा होगी आप लोगों की, ठीक है। चलिए, उसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप इसको शेयर मतलब क्विक स्कैन कर सकते हैं, आप इसको आराम से स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही फेसबुक पे एक पेज बना दिया है, उसको भी आप ज्वाइन कर करके फेसबुक पेज पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और हो ही जाइएगा, ठीक है। समझ गए। बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर।